यूपी के संभल में ईद के बाजार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल का जलवा छाया है। मोदी स्टाइल कुर्ते, जैकेट, यहां तक कि मोदी हाफ स्लीव्स कुर्ते का खुमार मुस्लिम युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है, मोदी स्टाइल कुर्ते की डिमांड बढ़ती जा रही है। ईद पर मोदी स्टाइल कुर्ते का क्रेज। मोदी स्टाइल कुर्ते की जबरदस्त डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल का जलवा ईद के बाजार पर भी छाया है। मोदी स्टाइल कुर्ते, जैकेट, मोदी हाफ स्लीव कुर्ते की खुमार मुस्लिम युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है, मोदी स्टाइल कुर्ते की मांग बढ़ती ही जा रही है। यूपी के संभल में इस ईद पर मुस्लिम युवाओं ने वेस्टर्न कैजुअल के साथ साथ मोदी कट कुर्ते को पहनने की प्लानिंग की है। ईद से पहले बाजारों में भारी भीड़ है। एक तरफ लोग दुकान से कपड़े खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टेलरों की दुकान पर भी कपड़े सिलवाने वालों की लाइन लगी है। लोग जमकर कुर्ते पैजामे सिलवा रहे हैं। वहीं मोदी कट कुर्ते की सबसे ज्यादा सिलाई हो रही है। शहर के पुराने टेलर से जब मोदी कुर्ते की डिमांड को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवाओं में मोदी कुर्ते को लेकर काफी क्रेज है। इस टाइम कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट है, लेकिन कुर्ता पजामा सबसे ज़्यादा खास है जी। इस टाइम बहुत नए लड़कों में कुर्ता पजामा बहुत चल रहा है और साल से ज़्यादा आपके। कैसा कुर्ता पजामा है ये सर मोदी कट ज़्यादा चल रहा। मोदी कट? जी जी। क्या क्या मोदी कट में खास रहता है? क्या आप लोग फीडिंग है और क्या है, बस मोदी कट जो चल रहा है नए लोगों में। नए लड़कों में मोदी कट कुर्ते की डिमांड? जी जी जी। पैंट शर्ट भी सिलवा रहे होंगे? पैंट शर्ट बहुत कम है, लेकिन कुर्ता पजामा सबसे ज़्यादा मोदी कट चल रहा है। रमजान का महीना खत्म होने को है और ईद के मद्देनजर लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कपड़ों की खरीदारी हो रही है। इनमें मोदी कट कुर्ता सबसे ज्यादा डिमांड में है। अभी तक ईद पर जॉर्जेट और सूती कपड़े पर कढ़ाई वाले कुर्ते डिमांड में रहते थे, लेकिन इस बार मोदी कट कुर्ता मुस्लिम लोगों को लुभा रहा है। रंग बिरंगी जैकेट और कुर्ते में मोदी की वेशभूषा और लाइफस्टाइल के कद्रदान संभल के बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए हैं। ट्रस्ट का मानना है आने वाले सालों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए, जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है।
राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। इसरो को केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के मुताबिक 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 5 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा 250 किलोग्राम का रोवर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के मुताबिक 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 5 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। अभी 3 दिन पहले ही हमें मंजूरी मिली है। जापान इस मिशन में हमारा सहयोगी होगा। पिछली बार चंद्रयान 3 के लिए 25 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा, जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर 2024 में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी। इसीलिए चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 4 के बाद शुरू होगा। चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा कदम है। बात चंद्रयान मिशन 4 की करें तो इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन पर 2104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। चंद्रयान 4 के स्टेक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सतह पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल होगा। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स PSLV अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। बता दें कि इसरो लगातार चंद्रयान मिशनों के जरिए चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन कर रहा है। साल 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर मौजूद रसायनों और खनिजों की खोज की थी। साथ ही चंद्रमा की भूस्थैतिक मैपिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की थी। चंद्रयान 2 मिशन ने अपने तय उद्देश्यों का 98% कार्य पूरा किया था और इसके तहत भेजा गया हाई रिजोल्यूशन कैमरा आज भी चांद की सैकड़ों तस्वीरें भेज रहा है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की गई और रोवर प्रज्ञान के जरिए चांद की सतह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में तेंदुआ होने की आशंका के बीच पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। दहशत के माहौल के बीच लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। तेंदुआ होने की आशंका पर वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देर रात सर्च अभियान चलाया। सोसाइटी में मचा हड़कंप, वन विभाग ने देर रात सर्च अभियान चलाया और कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में तेंदुआ होने की आशंका के बीच पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। दहशत के माहौल के बीच लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया।
तेंदुआ होने की आशंका पर वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देर रात सर्च अभियान चलाया। वन विभाग की टीम ने सोसाइटी के कॉमन एरिया, पार्किंग और पार्क समेत अन्य संभावित स्थानों की गहन जांच की। वन विभाग के मुताबिक जांच के दौरान मिले पैरों के निशान लेपर्ड के नहीं बल्कि जंगली बिल्ली के हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एपेक्स ओरा सोसाइटी में तेंदुआ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम और पुलिस अधिकारी पहुंचे थे और यहां पर सर्च अभियान चलाया गया था देर रात। और इस वक्त हम एपेक्स ओरा सोसाइटी के ठीक बैक साइड में है, जहां पर ये सूचना थी। आप देखेंगे यहाँ पे निर्माणाधीन टावर की संख्या बहुत है, लिहाजा ये ओपन एरिया है और यहाँ पर तेंदुआ होने की सूचना थी। हालांकि जब फुटप्रिंट्स और तमाम स्टडी की गई वन विभाग के द्वारा, तो उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया सोसाइटी के रेजिडेंट्स को कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि फिशिंग कैट है और ये मनुष्यों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। वहीं वन विभाग की तरफ से सोसाइटी वासियों से अपील की गई कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से अपने कामकाज को जारी रखें। हालांकि इस घटना ने लोगों में वन जीवों की उपस्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। इस पुलिस चौकी के पास एक सोसाइटी में लेपर्ड होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजी गई थी। टीम ने वेरीफाई करके ये बताया है कि प्राइमा फेसी जो वीडियो और पगमार्क्स वगैरह मिले हैं, उससे लेपर्ड होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, ये जंगल कैट हो सकती है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरह का कोई घबराहट अफवाह न फैलाई जाए। बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में जंगली जानवरों का आना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते साल भी ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में तेंदुए के खौफ के कारण आसपास की सोसाइटी के लोग भी दहशत में रह रहे थे। उस दौरान भी वन विभाग की तरफ से लगातार करीब 1 महीने तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तेंदुआ या कोई जंगली जानवर उनकी पकड़ में नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईआईटी बीएचयू देश का पहला ऐसा आईआईटी यूनिवर्सिटी बन गया है जहां पर पीएचडी करने वाले स्टूडेंट संस्कृत भाषा में अपनी पीएचडी की थीसिस लिख सकेंगे और इसके साथ संस्कृत, हिंदी के अलावा अन्य सभी भारतीय भाषाओं में थीसिस लिखने की इसे शुरुआत कहा जा सकता है। संस्कृत में लिखी जाएगी पीएचडी शोध। देश की पहली यूनिवर्सिटी बना आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू देश का पहला ऐसा आईआईटी यूनिवर्सिटी बन गया है जहां पीएचडी करने वाले छात्र पीएचडी की शोध भी संस्कृत भाषा में लिख सकेंगे। इस नई शुरुआत के तहत अब पहली बार आईआईटी बीएचयू में छात्र अंग्रेजी, हिंदी के साथ संस्कृत में अपनी थीसिस लिख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि संस्कृत भाषा में थीसिस लिखने के लिए एक शोधार्थी ने अपना प्रपोजल दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। डीन सर से, डायरेक्टर सर से परमिशन मांगी कि उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक जवाबदेही बनती है कि हम उसको स्मूथ करें, कहीं हमारी वजह से अड़चने ना आए कि हमारा थीसिस हमने ऐसी भाषा में लिखवाया जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है उसके एम्प्लॉयमेंट में, तो उसकी जो है परमिशन हमको यहाँ पे मिल गई। दरअसल आमतौर पर पीएचडी में थीसिस लिखते वक्त सबसे बड़ी समस्या भाषा की होती है, क्योंकि छात्र अपना मौलिक चिंतन हमेशा अपनी मातृभाषा में करता है। कई बार हिंदी से अंग्रेजी में शब्दों को कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है और विद्यार्थी इस बात की जद्दोजहद में रह जाता है कि वो कैसे अंग्रेजी में अपने शोध को लिखे। इसकी सबसे पहले शुरुआत एक नेपाली छात्र की थीसिस से हुई। दरअसल आईआईटी बीएचयू का एक नेपाली छात्र नेपाली यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर सिलेक्ट हुआ, लेकिन वहां संस्कृत भाषा में पढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा में ही पीएचडी बेहद महत्वपूर्ण बताई गई है और उसकी डिमांड की गई। ऐसे में छात्र के भविष्य को देखते हुए आईआईटी ने संस्कृत में थीसिस लिखने की अनुमति दे दी है, जिससे आईआईटी में भारतीय भाषा में थीसिस लिखने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही संस्कृत, हिंदी के अलावा
अन्य सभी भारतीय भाषाओं में थीसिस लिखने की इसे शुरुआत कहा जा सकता है, जिससे भाषा को लेकर विद्यार्थी पर पड़ने वाले दबाव को न केवल कम किया जा सके, इससे न सिर्फ विद्यार्थी अपनी पूरी मेहनत अपने शोध को देगा, बल्कि वो मौलिक चिंतन को भी और बेहतर कर सकेगा। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर में किसान परिवार की 3 सगी बहनों ने पुलिस परीक्षा पास करके इतिहास रच दिया। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बेटियों ने नया मकाम हासिल किया। किसान के घर जन्मे 3 बेटियों ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन होकर एक अनोखी मिसाल कायम करते हुए अपने माता पिता और जनपद का नाम रोशन किया। जौनपुर में किसान परिवार की 3 सगी बहनों ने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तीनों सगी बहनों ने पुलिस परीक्षा पास करके इतिहास रच दिया। 2016 में आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में एक पिता दुनिया को ये बताता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ये बात एक बार फिर से 100% सच हो गई। यूपी के जौनपुर की बेटियां बेटों से जरा भी कम नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र का ये वही गांव है, आजोसी का मोहम्मदपुर गांव, जहां पर एक किसान परिवार की 3 सगी बेटियां ने पुलिस भर्ती परीक्षा को पास किया है। पुलिस सेवा में चयनित किया गया है। जैसे ही रिजल्ट 13 मार्च को मिलता है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है और इलाके में जो है चर्चा का विषय बन जाता है। वहीं घर पर जो है बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यूपी के जौनपुर के किसान स्वतंत्र चौहान की 3 बेटियों की सफलता की कहानी बता रही है कि अपनी कड़ी मेहनत के दम पर हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। एक किसान के घर जन्मे 3 बेटियों ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन होकर एक अनोखी मिसाल कायम करते हुए अपने माता पिता और जनपद का नाम रोशन किया है। जिले के सिकरारा क्षेत्र के महमदपुर अजोशी गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया। बीते गुरुवार को होलिका दहन के एक दिन पहले आए परीक्षा परिणाम ने इस परिवार की खुशियों को दोगुना कर दिया। सर, बहुत कठिनाई आई पढ़ने लिखने में भी, उसके बाद ग्राउंड पे जाने में भी बहुत कठिनाई आई और हम लोग को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है। एक समय था कि पिताजी ने ज़मीन बेचकर आपको? हाँ सर, ज़मीन बेचकर ही पढ़ाई लिखाए हैं पापा, लेकिन पापा कभी हार नहीं माने। हम लोग को कभी जैसे एहसास नहीं होने दिए कि जैसे मतलब पढ़ो मत तब शादी विवाह कर दें, आगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं। पापा हम लोग को पढ़ाते रहे हमेशा और हमेशा जैसे कहते रहे कि तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा, तीनों लोग का एक साथ होगा, चिंता मत करो, ऐसे वैसे। मतलब हम लोग अच्छे से ही पढ़े हैं। आपको बता दें कि तीनों बहनें शुरू से ही खेल के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। खुशबू चौहान खो-खो खिलाड़ी हैं, कविता चौहान उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, वहीं सोनाली चौहान एक बेहतरीन धाविका हैं और राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस कंट्री रेस में भाग ले चुकी हैं। तीनों बहनों ने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता पाकर जौनपुर का नाम रोशन कर अपने माँ बाप का सपना भी पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बता और जो ट्रैक्टर को अपनी ओर खींच लेगा वही शर्त जीतेगा, लेकिन इसके चक्कर में दोनों लड़कों की जान पर बनाई। बदायूं में शर्त लगाकर 2 ट्रैक्टरों को एक दूसरे में बांधकर खींचा ट्रैक्टर, चालकों की जान पर बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बदायूं के बिसौली का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 ट्रैक्टर आपस में बांधकर खींचे जा रहे हैं। 2 युवकों की ओर से शर्त लगाई गई थी कि दोनों ट्रैक्टरों को बांधकर खींचा जाएगा और जो ट्रैक्टर अपनी ओर खींच लेगा वही शर्त जीतेगा, लेकिन ये शर्त दोनों लड़कों की जान पर बनाई। ट्रैक्टरों के इस मुकाबले को देखने के लिए कई लोग मौके पर पहुंचे थे।
जब ट्रैक्टर बांधकर दोनों युवकों ने खींचना शुरू किया और दोनों युवक ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैक्टर की ताकत आजमाने लगे। अचानक से एक ट्रैक्टर ऊपर उठ गया और एक ड्राइवर घबराकर उतरकर भाग खड़ा हुआ। अचानक से दोनों ट्रैक्टर पलट गए। गनीमत रही कि कोई चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ट्रैक्टरों को बांधकर खींचने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।